नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि एक साधे सब सधें। ये बात हमारे पाचन तंत्र पर भी पूरी तरह से लागू होती है। अगर हमारा पाचन तंत्र यानी एक तरह से हमारा पेट कमजोर है तो इससे ना सिर्फ भोजन पचने में परेशानी आती है बल्कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम भी गड़बड़ा जाता है। शरीर में विषैले तत्वों की मात्रा बढ़ने से कई अनियमितताओं का शिकार हमारा शरीर होने लगता है। पेट से जुड़ी समस्याओं में एक समस्या आज बेहद आम है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। आज इससे कई लोग परेशान हैं। तो अगर आप इससे जूझ रहे हैं या आपका कोई अपना इससे परेशान है तो आप हमें कॉल मिलाइए। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 3 खास मेहमान जो अलग अलग पैथी से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अजय भल्ला। डॉक्टर अजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू। हमारे साथ है आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर वीदी अग्रवाल। डॉक्टर अग्रवाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ स्टूडियो में है होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर मोहित माथुर। डॉक्टर माथुर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस या कहें आंत्रशोथ या फिर इसे डायरिया भी कहा जाता है, इससे जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें फोन मिला सकते हैं। हमारे फोन नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप हमें जीमेल पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। साथ ही यूट्यूब लाइव के कमेंट सेक्शन पर भी सवाल पूछ सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। आज ज्यादातर लोग पेट की अलग अलग समस्याओं से परेशान हैं, जिसमें गैस की समस्या सबसे आम है। पेट में गैस बनने के कई कारण होते हैं, जिनका पाचन अक्सर खराब रहता है और जो कब्ज के शिकार रहते हैं उनमें गैस की समस्या अधिक होती है। आराम तलब जीवन शैली और खान पान की गलत आदतों के कारण ये समस्या अधिक बढ़ रही है। इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ ही शरीर में उन एंजाइम्स का स्तर कम हो जाता है जो भोजन पचाने में मदद करते हैं। लंबे समय तक एसिडिटी से अल्सर का खतरा बढ़ता है। छोटी उम्र से लेकर युवाओं और बुजुर्गों में भी पेट में अम्ल की अधिकता के कारण गैस की समस्या बढ़ रही है। गैस बनने का प्रमुख कारण पेट की अंदरूनी परत भोजन को पचाने के लिए कई पाचक उत्पाद बनाती है, जिनमें से एक स्टमक एसिड है। जब पेट का एसिड बहकर वापस ईसोफेगस में चला जाता है तो छाती में दर्द और तेज जलन होती है। इसमें छाती की हड्डियों के पीछे जलन होती है और वहां से ऊपर गले तक उठती है। मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है। कई बार खाना खाने के बाद ये समस्या और बढ़ जाती है। पेट की समस्याओं के पीछे कई कारण हो सकते हैं। शारीरिक रूप से सक्रिय ना रहना, नियत समय पर खाना ना खाना, मोटापा, गर्भावस्था और तंग कपड़े पहनने से पेट पर पड़ने वाला दबाव, मसालेदार भोजन, जूस, सॉस, खट्टे फल, लहसुन, टमाटर का अधिक मात्रा में सेवन, धूम्रपान और तनाव, हर्निया, नींद की गोलियां और दर्द निवारक दवाओं का सेवन भी पेट की तकलीफों का कारण बन सकते हैं। कई बार कुछ बीमारियों जैसे वायरल फीवर, किसी प्रकार का इन्फेक्शन, पथरी, ट्यूमर, अल्सर वगैरह के कारण भी पेट में गैस बनना स्वाभाविक है। पेट की समस्याओं से बचने के लिए प्रतिदिन सुबह 1 गिलास गुनगुना पानी जरूर पीना चाहिए। साथ ही भोजन के बीच लंबा अंतराल ना रखें। तंग कपड़े ना पहने। रात में सोने से 2 घंटे पहले भोजन करने की आदत डालें। खान पान में फलियां, कद्दू, गोभी, गाजर और लौकी जैसी सब्जियों का सेवन करने से पेट की समस्या में लाभ मिलता है। भोजन में केला और तरबूज जरूर शामिल करें। तरबूज का रस एसिडिटी दूर करने में कारगर है। गुड़, नींबू, बादाम और दही भी इसमें राहत देते हैं। इसके अलावा और भी कई उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप खुद को सेहतमंद रख सकते हैं। आयुष्मान भव, राज्यसभा टीवी। और कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे पहले कॉलर भी जुड़ गए हैं। हमें राज ने कॉल किया है, बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। राज, शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। आप अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल मैम ये है कि मैं कुछ दिनों से एसिडिटी से परेशान रहता हूँ और ये परेशानी मेरी जब वोमिटिंग हो जाती है उसके बाद थोड़ी कम होती है। लेकिन इस समय के बीच में जब तक मेरी वो वोमिटिंग वाली क्लियर नहीं होती है, वो वोमिटिंग भी वो उसका टेस्ट कुछ इस तरह का रहता है जो मैं उसे बहुत सारा लास्ट बोलूँ वोमिटिंग का तो बहुत खट्टा जैसा, जब तक लास्ट निकलता नहीं है तब तक मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। और जब तक नहीं होती है तब तक मेरे सिर में बहुत तेज दर्द रहता है। वोमिटिंग होने के बाद वो क्लियर हो जाता है। ठीक है। ये एक समस्या लगातार कुछ सालों से चलती आ रही है, जिसका कुछ मैं गैस की कुछ
गैस दवाई लेता हूँ तो वो उससे नॉर्मल हो जाती है। और जहाँ तक कॉन्स्टिपेशन का सवाल है, वो भी कभी कभी रहता है, कभी कभी नहीं रहता है, फिर भी मेरे पास साथ ये प्रॉब्लम होती रहती है। ठीक है राज, अपनी उम्र बताइए आप। मेरी उम्र 35 है। ठीक है राज, आप कह रहे हैं आप इलाज भी करा रहे हैं, कुछ दवाइयाँ लेते हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे साथ 3 पैथी के डॉक्टर मौजूद हैं। आप एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, आप कौन सा सुझाव लेना चाहेंगे? नहीं, किस डॉक्टर से? मेरा किसी पर्टिकुलर से नहीं सुझाव है। ठीक है। मैं तीनों अगर दें तो ज्यादा। ठीक है, आप राज हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहिए। डॉक्टर भल्ला, ये बता रहे हैं कि काफ़ी साल से परेशान है, ये समस्या दवाई लेने पर भी दूर नहीं हुई है, तो क्या कर सकते हैं? राज की समस्या बहुत कॉमन चीज़ है, जिससे हम कहते हैं एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स। पेट से तेज़ाब जो नॉर्मल आदमी के भी होता है, शायद इनमें अधिक बन रहा है और वो खाने की नली तक ऊपर आता है और ये जैसे बताते हैं वॉमिट हो जाता है और खट्टा सा बाहर आता है। एक बहुत ही कॉमन चीज़ देखी गई है, हम ट्रॉपिकल कंट्री में एक बैक्टीरिया होता है H. पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो कि तेज़ाब को 100 गुना बढ़ा देता है। इसका उपचार है एक एंडोस्कोपी करके, इसका एक टिश्यू लेके 7 से 10 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स होता है और ये क्योर हो जा सकते हैं। कुछ लाइफस्टाइल इन्हें बदलना पड़ेगा। हेडेक जो बताते हैं, सिरदर्द बताते हैं, सिरदर्द का तेज़ाब से कोई लिंक नहीं है। अच्छा। पर एक कॉमन चीज़ है, अगर खाने में लंबा गैप हो जाए तो पेट में तेज़ाब बनता है। खाने में लंबा गैप हो जाए तो शुगर कम हो जाती है, जिससे सिरदर्द होता है। तो कॉमन फैक्टर दोनों का है कि खाने में लंबा गैप नहीं होना चाहिए। अगर ये इसको इतना सा भी अगर फॉलो कर लें तो काफ़ी हद तक इन्हें रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, गौरव ने हमें कॉल किया है, दिल्ली से हमारे साथ गौरव जुड़े हैं। गौरव, शुक्रिया कॉल करने के लिए, आप सवाल पूछ सकते हैं। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि कई बार महीने में 1-2 बार पेट में दर्द रहता है। मेरे इन्फेक्शन भी हो चुका 2-3 साल पहले, लेकिन अभी भी कई बार दर्द रहता है। और दूसरा क्वेश्चन मैम ये है कि कहते हैं कि खान पीन अच्छा होना चाहिए, लेकिन शहर में रहने वाले लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल हर चीज़ में मिलावट है। तो इसमें थोड़ा सा हमें बताइए। ठीक है गौरव, आप अपनी उम्र बताइए। मैम 22 साल। 22 साल। डॉक्टर अग्रवाल, 22 साल की उम्र है और कह रहे हैं इन्फेक्शन 2-3 साल पहले हुआ, लेकिन अभी भी इनको रह के पेट में दर्द हो जाता है। और खान पान को लेकर किस तरह से एहतियात बरते हैं, क्योंकि कह रहे हैं शहर में तो हर चीज़ में मिलावट है, क्या किया जा सकता है? जो ये बता रहे हैं उसके हिसाब से लगता है कि वो उनको आंतों का इन्फेक्शन होता है बार बार। अच्छा। और आंतों के इन्फेक्शन से ही दर्द होता है। और आंतों का इन्फेक्शन का सबसे बड़ा कारण पानी है। जो पानी पीते हैं उसमें कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होता है। और साफ़ पानी ही सबसे अच्छा उबला हुआ पानी। अगर उबला हुआ पानी पीते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और पानी में अगर उबले हुए पानी में सौंफ मिला लें, इलायची मिला लें, तो बड़ी इलायची, और फिर उबाल के पानी पी लें, ये अगर लगातार कुछ समय लेंगे तो इन्फेक्शन चांसेस से और कम हो जाते हैं। अच्छा। साथ में खाने के बारे में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट खाना ही होता है। लाइफस्टाइल ही सबसे बड़ा, बताया, खाने से बड़ा इम्पोर्टेंट है। और खाने में ऐसा भोजन लें जो सुपाच्य हो, जो आराम से आसानी से पच जाए। कोई भी अगर थोड़ा सा भी तला हुआ भोजन लेंगे, कोई पूड़ी पराठा समोसा कुछ लेंगे, तो वो दर्द के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर सादा भोजन लेंगे और उबला हुआ पानी पिएंगे तो ये दर्द के चांसेस अपने आप खत्म हो जाएंगे, बार बार इन्फेक्शन नहीं होगा। हाथों में सबसे बड़ी बात यह है कि जो पित्त की अधिकता हो जाती है, पित्त की अधिकता ही हाथों में शूल उत्पन्न करती है। वायु प्रकोपित हो जाती है और हाथों में शूल हो जाता है। तो कभी कभी वातानुलोमक ड्रग्स जैसे हींग है, वो औषधि भी है और एक भोजन भी है। हींग ऐसी औषधि है जो आयुर्वेद में शूलनाशक है। अच्छा। 2 ही औषधि अच्छी हैं, हींग और अजवाइन। ये दोनों औषधियाँ ऐसी हैं जो खाने की डाइट भी हैं और शूलनाशक औषधियाँ हैं। अगर पेट में दर्द हो जाए, फिर उसके बाद भी दर्द हो जाए, तो इनमें से 1 से 3 ग्राम हींग ले सकते हैं। वो चूर्ण भी आता है, हिंगवाष्टक चूर्ण, बहुत कॉमन औषधि भी हिंगवाष्टक चूर्ण। और अजवाइन डायरेक्ट ले सकते हैं, अर्क अजवाइन भी मिलते हैं, औषधि मिलती है। ये औषधियाँ भी ऐसी हैं जो समय समय पर ली जा सकती हैं, बहुत सेफ हैं, इनका कोई टॉक्सिटी नहीं है। और खान पान के सादा खान पे बचाव से ये दर्द कुछ समय में अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर वो सादा भोजन, नॉर्मल भोजन ले सकते हैं। ठीक है। एक और कॉलर हैं उदयपुर से, सुनीता ने हमें कॉल किया है। सुनीता, शुक्रिया कॉल करने के लिए, आप सवाल पूछिए अपना। मैम, मेरा ये सवाल है कि हम जो भी कुछ खाते हैं ना, फल फ्रूट वगैरह,
तो पचता नहीं है। जैसे मैं अनार का जूस पीती तो वो पचता नहीं, फौरन एकदम से मतलब 40 में आ जाता है। और जैसे कोई जूस वगैरह किसी भी प्रकार का कोई भी जूस पीती फल फ्रूट तो वो हजम नहीं होता है मुझे। ठीक है। सुनीता, आपने क्या डॉक्टर से कभी सलाह ली है या? नहीं, डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपका हीमोग्लोबिन कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए आपको अनार का जूस डेली पीना चाहिए। अच्छा, ठीक और है। मैं खाना कम खाती हूँ और ये चीजें मैं ज्यादातर लेती हूँ, फ्रूट ठीक है। से ज्यादा लेती हूँ। तो मुझे कौन सा फ्रूट लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए? ठीक है सुनीता, आपके सवाल का जवाब हम लेंगे। डॉक्टर भल्ला, आप इन्हें क्या बताएंगे? जैसे ये बता रही हैं इनका हीमोग्लोबिन कम है और इनको हर खाने के बाद मोशन जाने की एक तकलीफ है, खासकर फ्रूट्स जो कह रही हैं। हाँ, तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। और यहाँ तो इनको एक बीमारी है जिसे कहते हैं मैल एब्जॉर्प्शन, जिसमें जो खा रहे हैं ये एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। यहाँ इनको है एक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसके अंदर आंतें ऐसी चलती हैं कि वो खाना पचा नहीं पाती। अब इसमें सबसे पहली चीज़ इनको करनी चाहिए कि जो अनकुक्ड फूड है, कच्चा खाना जो है वो ना खाएं। अच्छा। हम ह्यूमन बींग्स एनिमल से अलग हैं, हमारी आंत उनसे 1/3 छोटी है, 1/3 है। तो हमें पके हुए खाने की आदत है। अगर आपकी आंत टॉलरेट नहीं कर रही रॉ फूड, जो तरबूज वगैरह बता रहे हैं, तो सबसे पहले फ्रूट्स एंड सैलड बंद कर दें। अगर आपको दस्त की शिकायत है, दूध बंद कर दें, वो ज़रूरी है। अनार लाल रंग का होता है पर उसमें आयरन नहीं है। अच्छा। उसमें सिर्फ विटामिन सी आता है, थोड़ा फ्रक्टोस आता है। विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो अभी अगर ये इसी को बंद कर दें तो बहुत अच्छा है। पर एक बहुत कॉमन बीमारी जो देखी जाती है वो है व्हीट एलर्जी, गेहूं की एलर्जी। जिस तरह इन्होंने बताया, इन्हें अगर दस्त लग रहे हैं और हीमोग्लोबिन कम है तो वो एक सिंपल ब्लड टेस्ट करा लें व्हीट एलर्जी का, रूल आउट कर लें कहीं गेहूं की एलर्जी तो नहीं। उसे जैसे ही आप एलिमिनेट करेंगे आधे से ज़्यादा सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे। ठीक है। एक और कॉलर है, सुमित ने उत्तर प्रदेश से कॉल किया है। सुमित, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, आप सवाल पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून मैम। जी सुमित, सवाल पूछिए। जी मैम, एक्चुअली मैं एक स्टूडेंट हूँ और रात में थोड़ा लेट सोता हूँ, 12-1 बजे के टाइम। तो जब मैं सुबह उठता हूँ, खाना खा लेता हूँ, फिर भी मेरे पेट में जलन पड़ती रहती है। अच्छा, ये कुछ खास चीज़ें खाने से होती है या रोज़ आपको ये दिक्कत होती है? मैम रोज नहीं, ये कभी कभी होती है मैम। ठीक है सुमित, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर माथुर, सुमित बता रहे हैं पढ़ाई करते हैं, लेट सोते हैं, सुबह उठ के खाना खाते हैं और पेट में जलन होती है, क्या वजह हो सकती है? इसका मुख्य कारण ये हो सकता है कि इनके हाइपर एसिडिटी है। अच्छा। और जिस तरह इन्होंने बताया, मुझे लग रहा है कि इनका जो डाइट का जो पैटर्न है, एक फ़िक्स टाइम पे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर लेना, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब है। ये एक फ़िक्स टाइम पे अपना लंच और डिनर नहीं ले पाते, इसकी वजह से इनको इंडाइजेशन की कंप्लेंट है। तो मैं पहले इनको रिकमेंड करूँगा कि अपना जो डाइट पैटर्न है उसको रेगुलराइज करें। और हो सकता है कि इनके रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस के भी लक्षण आ रहे हों, कि जो पेट का जो तेजाब है वो खाने की नली में पहुंच रहा है। तो मैं चाहूँगा कि एक सिंपल डाइट लें, और ऐसी डाइट जो कि ज़्यादा फ्राई किया हुआ है और ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं, कॉफ़ी, अत्यधिक टी, इनका सेवन ना करें। तो अगर इस टाइप की डाइट मॉडिफिकेशन से आई एम श्योर इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं होता, देन ही शुड कंसल्ट अ फिजिशियन। ठीक है। डॉक्टर भल्ला, जैसे आज हम गैस्ट्रोएंटराइटिस की बात कर रहे हैं, क्या ये डायरिया और जो फ्लू है ये सभी एक ही चीज़ें हैं, ये पेट से जुड़ी? गैस्ट्रोएंटराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो हम, एंटराइटिस मतलब इन्फेक्शन हो गई अच्छा। किसी कारण, गैस्ट्रो मतलब मैदा, स्टमक, एंटराइटिस मतलब इंटेस्टाइन, आंतें। तो इन्फेक्शन जो मैदे में और आंतों में आ जाए, अच्छा। किसी भी कारण, एक्यूट इन्फेक्शन होएगी, वो वायरल हो सकती है, बैक्टीरियल हो सकती है, जिसमें दस्त लगते हैं, उल्टी आती है। उल्टी दस्त कॉमन चीज़ है, हम ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं जहाँ पे ये बहुत ही कॉमन है, स्पेशली गर्मियों के मौसम में, क्योंकि हम ऐसी कंट्री में हैं जहाँ टेम्परेचर 40 से ऊपर रहता है। खाना घर का बना हुआ भी फर्मेंट हो जाता है जल्दी। तो इन्फेक्शन जो आती है जिसके कारण दस्त लग जाए, उल्टी आए, ये इसके कई कारण हैं। वायरल होते हैं छोटे बच्चों के अंदर, वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं, जिसका ट्रीटमेंट ये होता है कि आप इनको ORS दें, उन्हें घोल बना के दें नमक, चीनी और नींबू का, जिससे वो डिहाइड्रेट ना हो। एडल्ट्स में अगर होता है तो उनको हम थोड़ा डाइट मॉडिफाई कराते हैं, और हाँ, ऑफ कोर्स बैक्टीरियल होती हैं तो उनको इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक देना पड़ता है। इसी गैस्ट्रोएंटराइटिस, एंटराइटिस में आपका आ जाता है कॉलरा जैसी बीमारी, जो
जो बहुत ही सिवियर फॉर्म ऑफ एंट्राइटिस है, अच्छा, जहाँ पे इतने दस्त हो जाते हैं कि 30-40 दिन में कि व्यक्ति डिहाइड्रेट हो जाता है। तो ये एक बड़ी लंबी एक लिस्ट है गैस्ट्रोएंटेराइटिस की जो बीमारी की है। पर अगर किसी व्यक्ति को इसके अलावा क्रॉनिक प्रॉब्लम हो जाए, जो बीमारी हफ्तों चले जा रही है, तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस नहीं है। अच्छा, उसको फिर हमें अलग से देखना पड़ता है। वो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ ना हो, खूनी दस्त किसी को आ जाए तो आपको देखना पड़ता है कि ये कोई और बीमारी ना हो, पाइल्स वगैरह नहीं है, कुछ और हो। और अगर वेट लॉस वगैरह साथ में आ जाए तो जैसे मैं बताया, मैल एब्जॉर्प्शन, वीट एलर्जी या कोई कैंसर जैसी चीज़ें या ट्यूबरकुलोसिस जैसी चीज़ें भी आंतों को इफेक्ट करती है। अच्छा। और वो ओवरलैप लगता है कहीं गैस्ट्रोएंटेराइटिस तो नहीं है। हाँ। तो इन सब को ध्यान रखते हुए ही आपको चलना पड़ता है। ठीक है, एक और कॉलर मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विराट ने हमें कॉल किया है मुंबई से। विराट, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा 1990 को IBS डिक्लेयर हो किया डॉक्टर ने। हेलो जी विराट। हाँ, मेरा 1990 में डॉक्टर ने IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम करके डिक्लेयर किया और तभी से मेरे को तकलीफ है। मैं जैसा हो सके उसको थोड़ा मोटा आयुर्वेदिक होम्योपैथिक मेडिसिन लेके उसको क्योर करता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा। हेलो जी। आणि उसके बाद में अभी मेरे को 2-3 साल हो गए, बहुत जास्ती तकलीफ हो गई। मोशन को तकलीफ साफ नहीं होती है, चिकटापन जास्ती होता है और सुबह उठने के बाद मेरे को बहुत पेन होता है, बैक पेन और नीचे। तो योगा वगैरह करके मैं उसको सब्सिडाइज करने के ट्राई करता हूँ और डेली खाने में सादा फूड लेता हूँ। सादा फूड के साथ साथ में मैं इसबगुल लेता हूँ, अजमुआ का चूर्ण लेता हूँ और मेथी का चूर्ण लेता हूँ सोते टाइम में। ऐसा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, लेकिन उसका अभी एंड क्या है मेरे को समझ में नहीं आता, बहुत तकलीफ होती है। ठीक है विराट। डॉक्टर भल्ला ये बता रहे हैं कि होम्योपैथी सहारा लिया, आयुर्वेदिक भी और योग सबका सहारा लेते हैं, लेकिन जानना चाहते हैं कि पूरी तरह क्या निजात पा पाएंगे? ये जो 1990 से इनको तकलीफ हो रही है और अभी भी तकलीफ में है, तो मुझे नहीं लगता ये सिर्फ IBS है। अच्छा, मुझे लगता है कुछ आगे है, शायद इनको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ ना हो, जिसे हम कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस टाइप की बीमारी, जिसके अंदर पीठ में दर्द बता रहे हैं ये साथ में, वो भी इसके साथ कोएग्जिस्ट कर सकता है। इन्होंने बताया नहीं कहीं इनके मोशन में खून तो नहीं आता है। अगर वो आ जाए तो डेफिनेटली वो ये कारण इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ बन जाता है, जिसे डायग्नोस करना बड़ा सिंपल है। कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी करके पता चल जाएगा और इनका उपचार हो सकता है। पर अगर ये IBS है, IBS एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। IBS एक सिर्फ आंत के चलने की खराबी है। इंटेस्टाइन, आंतों का चलना का कंट्रोल होता है इंटेस्टाइनल नर्वस सिस्टम से, जिसका कंट्रोल होता है ब्रेन से। अगर माइंड अपसेट होता है तो ये आंतें भी थोड़ी अपसेट हो जाती है, लगता है बार बार मोशन जाए। ये IBS जानलेवा बीमारी नहीं, पर बहुत इरिटेटिंग प्रॉब्लम है जो बार बार तकलीफ देती है, जुकाम की तरह बार बार आती है। पर उसके अंदर पहला चीज़ हम लोगों को बताते हैं कि इससे इतना वरी ना करें, रिलैक्स करें, कुछ डाइट मॉडिफाई करें जिसमें रफेज कम खानी पड़ती है। अगर इनको डायरिया वाला IBS है, एक IBS होता है कब्ज वाला जिसमें हम कहते हैं रफेज ज़्यादा खाएं, फल और सलाद ज़्यादा खाएं। इनको डायरिया वाला है तो इन्हें बोलेंगे हम फल और सलाद कम खाएं, दूध लें ना लें, दूध दही लें। तो थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट करनी पड़ेगी इसके लिए, पर इनको डेफिनेटली जांच की ज़रूरत है। 1990 से अब तक सिम्टम चल रहे हैं, एक कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी कराने की ज़रूरत है। ठीक है, एक और कॉलर हैं, देवेंद्र ने हमें पंजाब से कॉल किया है। देवेंद्र, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सवाल पूछिए। नमस्कार, मेरा सवाल मेरी पत्नी के लिए है जी। उनकी एज 45 ईयर है। 10 साल से उनको एक प्रॉब्लम है, कोई भी मेडिसिन वो ओरली लेती है तो 10-12 घंटे बाद वो रिएक्शन कर जाती है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं मुंह के अंदर, और मतलब कोई भी सेंसिटिव पोर्शन हो वहां पे छाले हो जाते हैं, भले वो प्राइवेट पार्ट हो। अच्छा, अगर वही दवा इंजेक्शन के रूप में दी जाए कोई फर्क नहीं है, ओरली दी जाए तो ये सब ऐसा होता है। बहुत परेशानी है सर। ठीक है, क्या अभी तक आपने पता करने की कोशिश की ऐसा क्यों होता है? दिखाया आपने डॉक्टर को? नहीं, हमारे यहाँ इधर कोई अच्छे गैस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं 10 साल से ये समस्या है और 45 साल उनकी उम्र है।
जी। ठीक है देवेंद्र जी। डॉक्टर भल्ला, आप बताइए क्या क्यों ये रिएक्शन होता है? अगर इनको कोई दवाई से ओरल एलर्जी हो रही है और ये एलर्जिक रिएक्शन ऐसा होता है कि जब भी उस दवाई को दोबारा देंगे वो डेफिनेटली रिएक्शन करेगा। ठीक है, और म्यूकोजल पार्ट्स जो बॉडी के होते हैं, सेंसिटिव पार्ट जैसे बता रहे हैं, उनमें सबसे पहले रिएक्शन आता है। ओरल कैविटी में आता है, मुंह में छाले पड़ते हैं, कुछ लोगों को पेट में दर्द, उल्टियाँ होती हैं, कुछ लोगों को प्राइवेट पार्ट्स के अंदर भी म्यूकोजा में वही आते हैं। और वो रिपीटेड यूज ऑफ द सेम, अगर उसी चीज़ को बार बार इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली उसी एरियाज में दोबारा से आएगा। तो इन्हें एक आइसोलेट करने पड़ेंगी कुछ दवाइयाँ। बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, हम कई बारी आप डॉक्टर के बजाय एक केमिस्ट से दवाई ले लेते हैं, बिल्कुल। चाहे उसका नाम बदला हुआ हो पर उसका अंदर केमिकल कंपाउंड सेम होता है और उसी से इन्हें बार बार एलर्जी हो रही है। तो मेरे को यही लगता है इनका। और बाकी जो सिम्टम्स इनके हैं, मैं सबसे रिकमेंड करता हूँ कि साइंटिफिक वैज्ञानिक सोच से आगे चले, ये दवाइयाँ इधर उधर से ना लें। अगर इनका कोई वहाँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट नहीं है तो एक अच्छे फिजिशियन को जाके दिखा लें, शायद वही इनका उपचार कर दे, एंटी एलर्जिक दे दे और उस दवाई को दोबारा से इस्तेमाल ना करें। ठीक है, तो ये एहतियात आप बरत सकते हैं देवेंद्र, अपनी पत्नी को आप कह सकते हैं। डॉक्टर माथुर, अगर हम बात करें पेट से जुड़ी तकलीफ़ों की, अब जैसे हमारे पास कॉल आए, उनमें किसी की उम्र 22 साल है, कोई छात्र है, यानी बहुत कम उम्र में भी अब पेट की समस्याएं परेशान कर रही हैं। क्योंकि पहले कहा जाता था बच्चा है कुछ भी पचा लेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्या वजह क्या है इसकी? वजह मल्टीपल कारण हो सकते हैं इसके। जैसे कि मैंने बताया, रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस एक बहुत कॉमन कॉज है। और ये किस टाइप का खान पान है इन लोगों का, उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। और जिस तरह हमने बताया, आजकल लोग बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, फ्राइड चीज़ ज़्यादा खाते हैं, तो ये सब भी हमारे डाइजेशन पे असर डालता है। प्लस हमारी आंतों की मोटिलिटी, हमारे जैसे हम कहेंगे कि हमारा एंग्जाइटी लेवल, आजकल के युवाओं में एंग्जाइटी लेवल ज़्यादा है, तो उसका भी आंतों की मोटिलिटी पे असर पड़ता है। इसे हम फंक्शनल बाउल डिजीज़ कहते हैं। तो इसका इंसिडेंस भी आजकल यंग पीपल में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यंग एज से ही आजकल स्ट्रेस, मानसिक तनाव ज़्यादा हो गया है। और ऐसा देखा गया है कि इन लोगों में कॉन्स्टिपेशन या कई बार लूज मोशन ऐसी शिकायत होती रहती है। अच्छा। तो डेफिनेटली एक वेल बैलेंस डाइट और एक हेल्दी लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है इसमें। ठीक है, एक और कॉलर हैं, श्रुति ने कॉल किया है, पुणे से हमारे साथ जुड़ी हैं। श्रुति, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। मैं इसको ये पूछना था कि मुझे लूज मोशन बहुत ज्यादा जल्दी होते हैं, तो इसके लिए मुझे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पूछना है। ठीक है, कि मैं कैसे इसको हमेशा के लिए क्योर कर सकती हूँ। श्रुति, कुछ आपने क्या कभी नोटिस किया है कि कुछ खाने से, कुछ विशेष चीज खाने से आपको लूज मोशन होते हैं या कुछ भी खाने से होता है? नहीं, मेरे खाने पीने से इसका कुछ रिलेशन नहीं लगता है, क्योंकि खाना मैं बिल्कुल नॉर्मल खाती हूँ। ठीक है श्रुति, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर अग्रवाल, आप क्या बताएंगे श्रुति को? जो बार बार लूज मोशन हो रहे हैं, वो जो IBS पहले बोला गया था, इरिटेबल बाउल डिजीज़, इस तरह की बीमारियां है जिसमें आते हैं ज़्यादा चलने लगती हैं और इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। और ये बहुत सारी बात होती है, जैसे अभी बताया कि सोच से, एंग्जाइटी जो लेवल है उससे भी बीमारी होती है। और इसमें खान पान का ही ध्यान रखना जाता है। बार बार सुपाच्य भोजन लें, तक्र का सेवन करें, जो मट्ठा है, छाछ है, तक्र बोलते हैं, उसका सेवन करें। उसमें भुना हुआ जीरा, हींग मिला सकते हैं, उसका सेवन करें। और जो आजकल इस मौसम में प्रॉब्लम बढ़ जाती है बार बार उसकी, और इस मौसम में जैसे प्रॉब्लम बढ़ाई है, प्रकृति ने फल भी दिया है। जो बेल का फल है, बेल ऐसा फल है जो बार बार ले सकते हैं हम। बेल के लेने से ये समस्या काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। अच्छा। अगर बेल ही अकेला लेते रहें, तक्र लेते रहें, भोजन में 2 चीज़ें ऐड कर लें हम, तो ये डाइट भी हैं और ड्रग्स भी हैं। अच्छा। और ये चीज़ें इनको अच्छे से कंट्रोल कर देती हैं। स्पेसिफिक बात के लिए कोई डॉक्टर से कंसल्ट सलाह लें, हमारे पास आ सकते हैं। हमारा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वहाँ भी कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन दवाई के लिए तो स्पेशल कंसल्टेशन चाहिए। दवाई में बहुत कुछ है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत है हमको खान पान में परिवर्तन करने की। और बेल, तक्र, कुटज, सौंफ, एक सौंफ ऐसी औषधि है जो औषधि भी है और खाना भी है। अगर सौंफ खाने में लें, सौंफ का पानी लें, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इन IBS की समस्या से काफ़ी हद तक
आपको निजात दिला देती है और बार बार लूज मोशन की शिकायत भी नहीं होती। ठीक और कुछ जो खाना भी खा लेते हैं थोड़ा बहुत ज़रूर से ऐसा भी खाना खा लेते हैं, कभी खाना पड़ जाता है जो ठीक से नहीं होता, ऐसे खाने के बाद भी समस्याएं कंट्रोल में रहती हैं अगर ये खाने में लेते रहें तब। ठीक है, इसीलिए कहते हैं खाने के बाद सौंफ खाई जाती है ताकि सौंफ अपने आप में एक अच्छी हाँ मेडिसिन भी है और खाना भी है, वो जी। डाइट भी है। ठीक है, एक और कॉलर है, रणवीर ने कॉल किया है हमें उत्तर प्रदेश से। रणवीर, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप सवाल पूछिए अपना। ओके मैम, मैं बता रहा हूँ कि मेरे पेट में दर्द होता है और गैस बनता है, भी जाके लैट्रिन जाना पड़ता है। नियर अबाउट दिन भर में 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे हो जाता है। ठीक है रणवीर, ये मतलब ये दिक्कत आपको रोज होती है? रोज होती है मैम। मैं दवा भी लेता हूँ तो फिर 1-2 दिन खाता हूँ, फिर 2-4 दिन सही रहता है, फिर हो जाता है ऐसे। ठीक है, हमारे पास होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेदिक तीनों विशेषज्ञ हैं। आप किससे सवाल का जवाब चाहेंगे? जैसे कि जो जवाब दें कि अच्छा, जैसे कि हमको राय दें कि ये काम ऐसे करने में जो कि हमें हो जाता है। ठीक है डॉक्टर भल्ला, क्या दिक्कत हो सकती है इन्हें? क्योंकि कह रहे दवाई ले रहे हैं लेकिन असर नहीं होता उसका। ये जो बता रहे हैं इसको एक टिपिकल सिम्टम कहते हैं, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। अच्छा। जैसे ही पेट में खाना आता है मोशन जाने की फीलिंग हो जाती है। ये नहीं कि खाना बाहर निकल गया, पर एक नर्व होती है जो बड़ी आंत को स्टिमुलेट कर देती है और मोशन आ जाता है। और ये अक्सर IBS वाले पेशेंट्स में ज़्यादा होता है, एंग्जाइटी प्रोन में ज़्यादा होता है। इनके लिए सबसे अच्छा रहता है अगर ये डाइट बदल लें, अपना थोड़ा सा डाइट में चेंज लाएं, जिसमें पका हुआ खाना खाएं, रॉ फूड कच्चा कुछ नहीं खाएं क्योंकि उसको पाचन में टाइम लगता है। और दूसरा, दूध बंद कर दें। मिल्क एक हमारी इंडियन डाइट में बहुत उसे दिया जाता है अहमियत, पर अगर आपको इस तरह के सिम्टम हो, सबसे पहले दूध को बंद कर दें। दही और पनीर फिर भी ले सकते हैं, पर दूध को बंद कर दें। इसी से इनका काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। कुछ अच्छी चीज़ें हैं, प्रोबायोटिक्स। हमारा दही एक रहा है वैसे, तो प्रोबायोटिक्स होते हैं अच्छे बैक्टीरिया जो हमारी आंत में होते हैं, जो हमें बचा के रखते हैं। अब ये अगर इसका सेवन कहीं से कर सकते हैं, अवेलेबल होते हैं एनी फॉर्म, कई कैप्सूल में मिलते हैं, वो अगर लेना शुरू कर दें तो इनको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, राजकुमार ने हमें कॉल किया है उत्तर प्रदेश से। शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। राजकुमार जी, आप सवाल पूछिए। जी मैम। जी, सवाल पूछिए। मेरे पेट सुबह साफ नहीं होता है मैडम। ठीक है, ये अपनी उम्र बताइए राजकुमार जी। राजकुमार जी, टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए, अपनी उम्र बताइए। मेरी उम्र है 47 साल। 47 साल। और ये लंबे समय से समस्या है या हाल फिलहाल में ये दिक्कत हुई? 1 साल हो गया लगभग। 1 साल से ऐसा है। ठीक है राजकुमार जी, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर अग्रवाल ये बता रहे हैं, ये मोशन इनके, ये राजकुमार जी बताएं, मोशन बहुत सख्त होता है या बहुत लूज होता है, ढीला होता है, या बार बार जाना पड़ता है? होता कुछ आता ही नहीं है। आता है तो पतला आता है। आता है तो पतला आता है। तो वो जो पतला आता है, जब भी आएगा पतला आएगा, इसका मतलब कब्जी नहीं है। वो जो IBS है, जो ये जो प्रॉब्लम है, वो भी आंतों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। और वो भी IBS है। और वहाँ भी जो अच्छा सपाच भोजन की ज़रूरत है, वहाँ भी तक्र की ज़रूरत है, और वहाँ भी बेल की ज़रूरत है। अच्छा। वो जो अगर लग्जेटिव दवाई ले लेंगे, त्रिफला या ऐसी कोई दवाई ले लेंगे, तो उससे ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सबसे जो सेफ दवाइयाँ हैं, ये सब गोल, बेल और तक्र, ये सबसे अच्छी दवाइयाँ हैं। अगर आवश्यकता हो, इसके बाद भी अगर मोशन साफ ना हो, तो हम रात को त्रिफला का चूर्ण ले सकते हैं। 1 चम्मच त्रिफला ले लें, जिससे सुबह मोशन साफ हो जाए। लेकिन आंतों की हेल्थ के लिए, आंतों को लगातार स्वस्थ रखने के लिए 2 ही बातों की आवश्यकता है। सुपाच्य भोजन, सबसे पूरी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ऐसा खाना खाएं जो आसानी से पच जाए। वो और क्वांटिटी भी उतनी लें, खाना के नहीं, खाली क्वालिटी ऑफ फूड अच्छा लें, ताज़ा खाना लें, सुपाच्य भोजन लें, और क्वांटिटी भी इतनी लें जो आराम से पच जाए। ये मालूम हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि खाने में जो ऐसे लोग हैं जिनको ये लूज मोशन हुआ या मल साफ नहीं होता, बार बार जाना पड़ सकता है, तो ऐसे लोगों को तक्र का सेवन, दही का सेवन, भट्टे का सेवन करें। और तक्र में अगर जीरा, हींग ऐसी चीज़ डाल लें तो वो तक्र और अच्छा इफेक्टिव हो जाता है। तो भोजन की सबसे इम्पोर्टेंस है।
और सबसे बड़ी बात कुछ योगा प्रैक्टिस करें या कुछ ऐसा रहे, क्योंकि ये बातें बहुत सारी बातें होती हैं। खाना खाने के समय हम लोग तनाव में रहते हैं, खाना खा रहे हैं और बहुत सारी बातें कर रहे हैं, तनाव कर रहे हैं, तो वो खाना जब जाता है में, ये मतलब बताया है कि अजलपन हसन तनमना भंजीत, खाना ऐसा खाएं कि मन लगा के खाएं, खाने में मन लगा रहे, खाने के फिर टीवी शो ना देखें, हंसे ना, बहुत सारी बातें ना करें। अगर बहुत सारी बातें करते हैं, टीवी शो देखते हैं, करते हैं, तो भी आंतों का मूवमेंट्स ठीक से नहीं होते, वो और खाने का पाचन सही नहीं होता, और ऐसा मल बिना पाचन हुए बार बार जाने की इच्छा हो जाती है, लेकिन वो मल साफ नहीं होता। तो वो भी बहुत सारी जो बातें बताई हैं कि खाने का जो शेड्यूल है, जो लाइफस्टाइल है, उन सब में आंतों की सब बीमारियों में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और औषधियाँ बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती, औषधि से ज़्यादा महत्वपूर्ण जैसे बता रहे ये जो आहार के कंटेंट्स हैं, बेल आहार है, बेल औषधि भी है, हालांकि हम तो बहुत सारे बेल की औषधियाँ यूज़ करते हैं, बेल के कैप्सूल तक आते हैं, वो हिमालय कैप्सूल बनाता है बेल ग्राम से ही। लेकिन बेल आजकल जिस समय बीमारियां हो रही हैं, उस समय प्रकृति ने बेल भी पैदा किया है। जी जी। तो वो तो आप बता रहे हैं कि मौसम के अनुसार जो फल हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। कृष्णा ने हमें कॉल किया है, बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्णा, शुक्रिया कॉल करने के लिए, आप सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरा प्रॉब्लम है कि मैं डेली सुबह और शाम गर्म पानी पीता हूँ, और उसके बावजूद भी मेरा ये गैस की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। ये सुबह टॉयलेट क्लियर नहीं होता है, और मैं जानना चाहता, और डकारें बहुत आती है, दिन में नहीं होगा तो कम से कम 25-30 बार डकारें आती है। तो मैं जानना चाहता हूँ ये गैस की समस्या कैसे खत्म होगी, और ये गर्म पानी पीने से कोई हानिकारक नहीं है ना शरीर के लिए, और ये जानना था। ठीक है, डॉक्टर माथुर, आप कृष्णा को क्या बताएंगे? जी, इन्होंने जो बताया ये एक डिस्पेप्सिया हम कहते हैं कि ये डिस्पेप्सिया बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है, और इसका कारण ये हो सकता है कि जिस तरह की डाइट ये ले रहे हैं वो हो सकता है कि इनको इंडाइजेशन का रिस्पॉन्सिबल है। मैं इनको सजेस्ट करूँगा कि ये एक थोड़ा नेचुरल डाइट लें, प्रोसेस्ड फूड कम लें, और एक समय पे खाना खाएं। दूसरा, एक जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये भी एक कंडीशन है, तो उसमें हम देखते हैं कि ज़्यादा तनाव और उसका भी तनाव का भी आंतों की मोटिलिटी पे असर पड़ता है। तो अगर ऐसा है कि इनको ज़्यादा तनाव रहता है तो ये भी एक ज़रूरी है कि काउंसलिंग इनको ज़रूरत है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, तो इसका भी असर पड़ेगा और डिस्पेप्सिया की कंप्लेंट को रिलीव करने में। तो हर चीज़ के दवाई से ही काम नहीं चलेगा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़रूरी है, जो आप तीनों ही डॉक्टर बार बार जिस पर जोर दे रहे हैं। डॉक्टर भला, ये कहा जाता है कि जो एलोपैथी दवाइयाँ हैं वो सबसे ज़्यादा जो उनका साइड इफ़ेक्ट होता है वो पेट पे होता है, तो एलोपैथी पेट से जुड़ी समस्या के लिए किस तरह की दवाइयाँ यूज़ करती है, इलाज कैसा है उसका? देखिए, जो आप बता रहे हैं उसे कहते हैं ड्रग इंड्यूस गैस्ट्राइटिस। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि जब आप सेवन करते हैं, जैसे पेन किलर्स वगैरह खाते हैं, तो पेट में तेज़ाब अधिक हो जाता है और उससे अल्सर बनने का भी रिस्क रहता है। लोग सिर दर्द की दवाइयाँ लगातार खा रहे होते हैं, डिस्प्रिन खाते हैं, उनका है वो एक साइड इफ़ेक्ट पेट पे रहता है। पर अगर आप देखें, एलोपैथी जो बेसिक साइंस है, बहुत साइंटिफिक, बहुत वैज्ञानिक सोच से चलती है। पेट के अंदर तेज़ाब अगर बनता है तो तेज़ाब करने वाली दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो तेज़ाब को कम कर देती हैं या कुछ बिल्कुल ही ख़त्म कर देती हैं। अल्सर अगर किसी के पेट में है तो उसको दवाइयाँ होती हैं जिसमें मैंने जैसा बताया, एक एंटीबायोटिक होता है एच पाइलोरी के लिए, 3 एंटीबायोटिक का कोर्स और एसिड कम करने वाली दवाई। पेट में इन्फेक्शन है अगर बैक्टीरियल, तो एंटीबायोटिक दे के उसे 5 से 7 दिन में ठीक कर सकते हैं। कब्ज़ की शिकायत ये अभी एक आए थे हमारे पहले जो बता रहे थे जिन्हें कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो कब्ज़ अगर किसी व्यक्ति को हो और रीसेंट ऑनसेट, वो 47 साल के थे 1 साल से, उसको हम इग्नोर नहीं करते। हमारी साइंस बताती है कि अगर चेंज इन बावल हैबिट, अगर इनका आंतों का चलना रिसेंटली ख़राब हुआ है तो उसको इन्वेस्टिगेट करें, कोई और बीमारी ना हो। मैं जब कह रहा हूँ कोई और भयानक बीमारी जैसी ना हो, चेंज इन बावल हैबिट अगर नहीं है, वो सब ठीक हो जाती है, तो बेस्ट रहता है कि उसके लिए आप कुछ दवाइयाँ दें जिससे आंतें चल पड़ती हैं, प्रोकाइनेटिक्स कहते हैं। तो हर एक चीज़ में साइंटिफिक अप्रोच से जाएंगे तो आपके पास उपचार है। लाइफस्टाइल और डाइट एक अलग चीज़ रह गई है। हम सब का लाइफस्टाइल अब चेंज हो चुका है। हम एक अर्बन कंट्री में रहते हैं, अर्बन सिटी में रहते हैं, जहाँ की हमारे डाइट्स थोड़ी मॉडिफाई हो गई हैं। पर इन सब के साथ चलते हुए अगर आप किसी बीमारी को जल्दी पिकअप करें, वो एक ज़रूरी है। तो वो वाला पार्ट एक एलोपैथी हमें एक
विजन दे देता है, डायग्नोज करने में, जल्दी पिकअप करने में। और जैसा आपके काफ़ी मरीजों ने बताया, इनको मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट ज़रूर कराना चाहूँगा। अगर कभी भी किसी को दस्त में ब्लड आए, खून आए, खूनी दस्त आए, अगर कभी ब्लैक कलर का मोशन आए, काले रंग की मोशन आ जाए, अगर उल्टी आए जिसके अंदर एक दिन पहले का खाना हो, अगर उसके वॉमिट के अंदर ब्लड आए, ये सब बी साइंस, बैड साइंस हैं। इनको इग्नोर नहीं करना। वो IBS वगैरह नहीं है, वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस नहीं है। अच्छा। वो कुछ और आगे बढ़ गई बीमारी। तो ये सब चीज़ों के लिए भी उपचार अवेलेबल है अगर आप उसको जल्दी डायग्नोज कर लें। तो फोकस, जैसे आपके मरीज़ इतने जो कॉलर्स हैं, उनको हाईलाइट ये ज़रूर करना है कि फिजिशियन से ज़रूर मिल लें अगर आपकी बीमारी देर लंबी ना तक, करें, उसको जी, टालें ना। अगर लंबी देर तक हाँ, चल हाँ। रही है तो प्लीज़ ज़रूर जाके मिलें। बिल्कुल बिल्कुल। एक और कॉलर है, सूरज कुमार ने कॉल किया है धनबाद झारखंड से। सूरज कुमार जी, धन्यवाद, हमें आपने कॉल किया। अब सवाल पूछिए। जी मैम, मेरे चेस्ट के नीचे जो आँख होता है मैम, उसमें हल्का हल्का दर्द रहता है और गैस फॉर्म बनता है मैम। ठीक है, कब से ये तकलीफ है आपको? जी मैम, कब से तकलीफ है ये, कितने समय से? ये 6 मंथ हो चुका है मैम। अच्छा, 6 महीने से है। आपने अभी तक कुछ इलाज कराया है, दवाइयाँ ली हैं? जी दवाइयाँ लेता हूँ लेकिन ठीक हो जाती है मैम, लेकिन फिर से वैसा ही हो जाता है। एक्चुअली मैम की नींद थोड़ा ठीक नहीं हो पाता, 12-1 बजे तक। हाँ हाँ सूरज, बताइए। अमूमन मैम रात को सोने में भी लेट हो जाता है। अच्छा, ठीक है, इसीलिए तो गैस फॉर्म नहीं होता है ना। ठीक है सूरज, हम समझते हैं। डॉक्टर अग्रवाल, ये भी बता रहे हैं दिनचर्या का, आप लोग कह रहे हैं ख्याल रखना है, लेट होता है सोने में। ये इनका आपकी समस्या नहीं है, ये नौजवानों की मेन मुख्य समस्या है कि देर रात तक काम करते हैं, देर रात तक जगना होता है, सवेरे देर से उठना होता है, और खाना पीने की जो शेड्यूल है वो हमेशा मतलब गड़बड़ा जाते हैं। तो खाना पीने का अगर शेड्यूल ठीक नहीं होगा तो खाने को पाचन को इतना समय नहीं मिलता। और काम, कई बार तो काम करते करते काम कर रहे हैं, कंप्यूटर खाना खा रहे हैं, तो उससे गैस बनने की और खाना खाने की समस्याएं बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आप खाना खा रहे हैं और काम भी कर रहे हैं तो खाना गैस बनाएगा वो, क्योंकि वो गैस बहुत सारी इंजेस्ट हो जाती है, बहुत सारी गैस एब्जॉर्ब कर लेता है खाना खाते समय आदमी। ऐसे मौके पर सबसे इम्पॉर्टेंट है खाना मन लगा के खाएं। अगर खाना मन लगा के खाएंगे तो इनको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये भी ऑटोमेटिकली वो सही हो जाएंगे। और खाना सुपाच्य लेंगे, टाइम से लेंगे, मन लगा के खाएंगे, और चाहेंगे कि डॉक्टर के पास इलाज हो इसका इलाज मरीज के पास स्वयं होता है। अपना लाइफस्टाइल शेड्यूल चेंज करने का, डॉक्टर के पास भागने से तो, दवाइयाँ जानने से तो कभी कभी समस्याएं बढ़ सकती है। दवाइयाँ कम से कम यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा ज़रूरत है अपना स्टाइल, अपना जीवन का जो खाने का स्टाइल है और खाने का तरीका। बाबा कह रहे खाना बहुत मन लगा करके अगर चबा चबा के अच्छे से खाएंगे, सुपाच्य भोजन करेंगे जी, तो खाने की बीमारियां होंगी ही नहीं। अच्छा, अगर जब पेट में दर्द बता रहे हैं आप, तो पेट में दर्द बताने का तो एक थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पेट में दर्द के लिए हम एक बार अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ सकती है, कोई पथरी और हो, गॉल ब्लैडर में पथरी हो सकती है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसके लिए कुछ टेस्ट करा लें कि कोई ऐसी समस्या ना हो जो पेन कर रही है। लेकिन जो बता रहे हैं एसिडिटी है, सिंपल गैस्ट्रिक में पेन है, गैस है, तो वो दर्द अपने आप ठीक भी हो जाता है। गैस का ये 6 महीने से बता रहे हैं कि 6 महीने से तकलीफ है। 6 महीने से वो अगर दर्द अपने आप ठीक हो जाता है तो वो कुछ ऐसी बात नहीं है। और दर्द के लिए कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, दवाई के लिए दवाई लेनी पड़ती है, देन ही हैज टू इन्वेस्टिगेट, उसको जांच करनी पड़ेगी दर्द क्यों होता है, बिना जांच के दवाई ना ले। अच्छा, ठीक है। एक सवाल हमारे पास जीमेल के जरिए आया है, आइए देखते हैं सवाल क्या है। हमसे ये सवाल सत्येंद्र ने पूछा है, दिल्ली से सवाल पूछा है। मेरी उम्र 29 साल है, रात को लेट खाना खाता हूँ तो बदहजमी हो जाती है, उपाय बताएं। तो ये खुद ही बता रहे हैं, मुझे लग रहा है कारण कि रात में लेट खाना खा रहे हैं, और बार बार डॉक्टर माथुर यही बात हो रही है कि समय पर खाना खाएं। कई लोग इससे जुड़ा अगर बात करें, जिनको पेट में गैस बनती है, पेट की तकलीफ, वो सुबह नाश्ता स्किप करते हैं कि नहीं अभी मन नहीं है, पेट फूल रहा है। तो ये, और जबकि कहा जाता है नाश्ता जरूर करें समय पर। हाँ, ये बिल्कुल तो सही ये बात चीज़ें है। कितना रिलेट करती हैं? ये बिल्कुल सही बात है। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत से कॉलर्स जो कंप्लेंट कर रहे हैं वो डिस्पेप्टिक कंप्लेंट है। एक सिंगल आइसोलेटेड पेन हो रहा है, जैसे कि पिछले कॉलर ने बताया था कि उसके चेस्ट पेन था। तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम जैसे कि बाउल मूवमेंट का डिस्टर्ब होना, कॉन्स्टिपेशन का होना, ये डाइट में मॉडिफिकेशन
और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से करेक्ट की जा सकती हैं। लेकिन अगर ये परसिस्ट करती हैं और वर्स हो जाती हैं और कुछ और नए सिम्टम आ जाते हैं, जैसे कि परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रही है या ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर हमें डेफिनेटली डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो कुछ वार्निंग साइंस का ज़रूर डेफिनेटली लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि अगर डायरिया हो रहा है, अगर वो कह रहा है कि लूज मोशंस हो रहे हैं, लेकिन उसके फिर डिहाइड्रेशन भी हो रहा है और उसका वजन घट रहा है, डेफिनेटली उसको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन अगर शॉर्ट ड्यूरेशन का डायरिया है तो घर पे भी अगर वो अपना उपचार कर सकता है और फ्लूइड्स इंटेक ज़्यादा करे, और तो फिर उससे वो डिहाइड्रेशन से बच सकता है। तो बहुत से जो सिम्टम्स होते हैं, जिसे हम डिस्पेप्टिक सिम्टम होते हैं, वो डाइट मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से करेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि टाइम पे खाना खाना, अब जैसे कुछ कॉलर्स कह रहे थे कि बहुत लेट खाना खाते हैं या दिन में भी वो ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, तो ये एक गलत हैबिट है। हर इंसान को एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। लंच भले ही वो थोड़ा लाइट ले ले, बट ब्रेकफास्ट शुड बी गुड। ठीक है, 2 कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। निखिल ने पानीपत से कॉल किया है और विकास ने हमें बिहार से कॉल किया है। निखिल, शुक्रिया, पहले आप सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम, और मेरी एक जिज्ञासा है जी, और मैं चाहता हूं कि डॉक्टर भल्ला उसको एलोपैथिक की दृष्टि से और डॉक्टर अग्रवाल होम्योपैथिक दृष्टि से मुझे बताएं। ठीक है। मेरी उम्र 45 साल है और मुझे लाइफस्टाइल डिजीज हाइपर एसिडिटी रहती है। क्योंकि मैंने जो सुना है बड़े बूढ़ों से या ऐसी बातचीत करने में ये होता है कि अगर मान लीजिए आपके किसी और अंग में, टांग में या हाथ में या घुटनों में कोई दर्द कभी हो जाता है, तो जनरली ऐसा कहा जाता है कि आपको उस अंग के अंदर गैस हो गई है। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि एलोपैथिक रूप से डॉक्टर भल्ला और डॉक्टर अग्रवाल मुझे ये बताएं कि सच में ऐसा होता है या किसी और अंग में अगर कोई दर्द या गैस चली जाती है, इसका कोई संबंध एसिडिटी या गैस से नहीं होता। शुक्रिया। ठीक है निखिल, आपके सवाल का जवाब जानते हैं। डॉक्टर भल्ला, ये एक बहुत कॉमन चीज़ मैं देखता हूँ काफ़ी लोगों को कि सारे शरीर में गैस आ गई है। हाँ। गैस ऐसी चीज़ है जिसे व्यक्ति या तो डकार से निकाल सकता है या नीचे से गैस पास हो सकती है। शरीर में गैस आ नहीं सकती। आपका शरीर गुब्बारा नहीं है। ये मैं लोगों को उदाहरण देता हूँ कि अगर ऐसा होता तो आप किसी दिन उड़ना शुरू कर देते। तो गैस वहीं रह सकती है। आपका जो जीआई सिस्टम है, मैदे से खाने की नली से आके डकार की तरह निकल आएगी और बड़ी आंत से नीचे से निकल जाएगी। तो ये वाला एक पार्ट तो इनको बता दिया कि गैस शरीर में नहीं आती। हाँ, अक्सर लोगों को सिर दर्द हो जाता है, जिसका मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर खाने में लंबा गैप हो तो पेट में तेजाब बन सकता है। खाने में लंबा गैप हो तो शुगर कम होने से सिर दर्द हो जाती है। पेट की गैस सिर पे नहीं आती, ना ही किसी अंग में जाती है। तो ये वाली एक पूरी क्लैरिटी रहनी चाहिए और इसका आंसर यही है कि थोड़ी थोड़ी देर में अगर आप खाना खाते रहे तो आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, इससे जुड़ा कुछ आप बताना चाहेंगे? वो हर डॉक्टर से जानना चाह रहे हैं कि उनका नजरिया क्या है। मिसकंसेप्शन है कि जोड़ों में गैस आ गई या सर में गैस घुस गई, तो इसका तो कोई आधार नहीं है, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। बट ये सिम्टम्स को एग्जिस्ट करते हैं कि पर्सन के हाइपर एसिडिटी भी हो रही है और उसके हेडेक भी हो रहा है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि वो लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब है, तो ये भी एक कारण होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जोड़ों में दर्द है, उसके लिए NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लेते हैं। तो लॉन्ग इनटेक ऑफ NSAID से भी गैस्ट्रिक अपसेट हो जाता है। अच्छा। तो कई बार इस तरह लोग जोड़ देते हैं, मेरे जोड़ों में भी दर्द है और गैस भी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर मरीज को एक एनालिसिस किया जाए उसके सिम्टम का कि क्या वजह है और बेसिक कॉज को हटाया जाए। होम्योपैथी का ये एक यूनिक अप्रोच है कि हर पेशेंट के सिम्टम का विश्लेषण किया जाता है और उसके कॉज तक पहुंचा जाता है, जिससे कि उसको सही इलाज दिया जाए। डॉक्टर अग्रवाल, आप क्या कहेंगे? क्या गैस का दर्द किसी और अंग में भी हो सकता है? देखिए, गैस का जो मुख्य कारण है वो सोच है। अच्छा। जो बहुत सारा सोचने से, मतलब गैस का 2 रास्ते बताए हैं। एक तो गैस निकल सकती है या नीचे से निकल सकती है। सोच से मूवमेंट्स दांतों के रुक जाते हैं। अच्छा। आपका थॉट में स्ट्रेस है हल्का सा और आप उसको ठीक से, जो दिमाग का सोच है वो आंतों के जो गैस निकलने की प्रक्रिया है उसको रोक देता है और वो गैस महसूस करता है। सोच से ही मस्कुलर मूवमेंट्स भी रुक जाते हैं, मस्कुलर मूवमेंट्स भी
में भी फर्क होता है, मस्कुलर टेंशन बढ़ जाता है। तो कई बार वो चीज़ें इकट्ठी फील होने लगती हैं, और कई बार वो जैसे रिलैक्स करता है, किसी महसूस खत्म हुआ, रिलैक्स किया, वो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती है, उसकी दवाई की जरूरत भी नहीं पड़ती। हम कभी कभी दवाई की जरूरत लेते, दवाई ले सकते हैं, हम सिंपली सौंफ ले लें तो भी गैस रिलीज हो जाती है। सिंपल बहुत आपने बताया हींग, अजवाइन, बहुत उष्ण सारी जल भी ले लें, हाँ, थोड़ा सा गर्म जल पानी और उष्ण जल में थोड़ा नींबू, उष्ण जल में नींबू डाल लें। नींबू ऐसा एसिड है जो कि एंटासिड के रूप में काम करता है। अच्छा, ठीक, नींबू सबसे अच्छा एसिड है, हम ये भी ले लें तो भी गैस ठीक हो जाती है। ठीक है। और वो बहुत सारी चीज गैस का कारण जो है ना सोच है, बहुत सारा जो है ना थॉट डिसऑर्डर, थॉट से बहुत सारे डिसऑर्डर आंतों के भी होते हैं, साथ में मस्कुलोस्केलेटल भी होते हैं। ठीक है। तो दोनों एक से, हार्टेक भी होता है, एक ही सोच से तीनों बातें पैदा हो जाती हैं, और एक ही चीज से तीनों बातें रिलीज भी हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक और कॉलर लेंगे। विकास ने हमें कॉल किया है, बिहार से जुड़े हैं। विकास, शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप अपना सवाल पूछिए। जी मैम, तो पेट में पत्ती बन चुका है जो 5 mm का था, तो दवाई खाने के बाद 4 mm का हो गया। मुझको ये मालूम होना सही कि मैम। विकास, आपकी आवाज हम तक ठीक तरह से नहीं आ रही है, एक बार अपना सवाल दोहराइए। मैम, मुझको पेट में पत्थरी बन चुका हुआ है। अच्छा। हमको यह जानकारी चाहिए कि हमको क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, और आयुर्वेदिक दवाई खा रहे हैं। तो पथरी अभी है आपको? हेलो जी विकास, पथरी है या आपने निकलवा दी है या कुछ उपचार किया है उसका? जी नहीं, दवाई खा रहे हैं आयुर्वेदिक, 5 mm का है। ठीक है, तो अब आप क्या जानना चाहते हैं? जी हमको यह जानना है कि क्या ट्रीट किया जाए और क्या ना। अच्छा, खान पान में आप क्या सावधानी बरतें, आप ये जानना चाह रहे हैं? जी, और ये आयुर्वेदिक दवाई खा रहे हैं। ठीक है, हम तीनों डॉक्टर से आपके सवाल का जवाब जानेंगे। डॉक्टर अग्रवाल, आप बताइए, ये चाह रहे हैं खान पान, अभी आयुर्वेदिक इलाज भी कर रहे हैं पथरी के लिए? पथरी कहाँ पर है? गॉल ब्लैडर में है? अच्छा, आप बताइए विकास, पथरी आपको कहाँ पर है? मैम, किडनी में है, लेफ्ट साइड। हाँ, किडनी में है, ठीक है। हाँ, जो किडनी में दवाई पथरी है, उसके लिए हम लोग ऐसा खाना एडवाइस करते हैं जो अधिक पानी पिए, जो पेशाब की मात्रा ज़्यादा बनती है, ऐसा खान पान एडवाइस करते हैं। और टमाटर या जिसमें जैसी सब्जियां जिसमें बीज नहीं होते, बीज होते हैं, ऐसी सब्जियां खाने को मना कर देते हैं। लेकिन ज़्यादातर पथरी के लिए जो औषधियाँ हैं हमारे पास, गोखरू है, पुनर्नवा है, ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो आराम से मिल जाती हैं। और इनके चूर्ण उबाल के ले लें, इनका पाउडर भी ले लें, तो भी एक कुल्थी की दाल होती है, कुल्थी की दाल अगर लगातार खाएं, एक पत्थर चट्टा नाम का एक पौधा है, उसको चबा सकते हैं आराम से। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कुल्थी की दाल अगर लगातार अकेली कुल्थी की दाल लेते रहें वो, तो ये पथरी 5 mm की पथरी बहुत छोटी है, वो निकल जाती है। 5 mm की पथरी ऐसी नहीं है जिसके लिए बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन लेना पड़े। कुल्थी की दाल बहुत अच्छी मेडिसिन भी है, खाना भी है। ठीक है, ठीक है। एक कॉलर और ले लेते हैं, हमारे पास समय की कमी है। राजीव ग्वालियर से कॉल किया है। राजीव, शुक्रिया कॉल करने के लिए, आप सवाल पूछिए। जी मैम, पापा को जो है स्टूल में ब्लड आता है। ठीक है। उनको हार्ट अटैक आया था पिछले जून में, तो 1 महीने तक तो सब ठीक रहा। 1 महीने के बाद जो है ब्लड आना उनको चालू हो गया। उनकी जो है एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी की जांच भी हो चुकी है, जो कि दोनों नॉर्मल है। हार्ट अटैक में 2 गोली चलती है उनकी, एस्प्रिन और रोजडे। अगर वो दोनों बंद कर देते हैं तो ब्लड आना जो है बंद हो जाता है। और वो गोली चूंकि बंद भी नहीं कर सकते, तो आगे मतलब क्या करना चाहिए? डॉक्टर भल्ला, क्या बताएंगे आप इन्हें? ये बता रहे हैं इनको, फादर को जो है ब्लड थिनर मिल रहा है क्योंकि इन्हें हार्ट अटैक हुआ था, तो इसके लिए वो ब्लड थिनर तो कंटिन्यू करना पड़ेगा। अक्सर 2 टाइप के ब्लड थिनर होते हैं, इकोस्प्रिन होती है और साथ में क्लोपिडोग्रेल। दोनों में से एक यूज़ करें, इकोस्प्रिन बेटर रहेगा। रोजाडे तो ब्लड थिनर नहीं, वो कोलेस्ट्रॉल कम करता है। बाकी इनका ब्लीडिंग का कारण मोस्ट लाइकली इनका हेमोरॉइड्स, पाइल्स होंगे। अगर कोलोनोस्कोपी ठीक है तो कहीं ना कहीं छोटे पाइल्स होंगे जो तंग कर रहे होंगे, जिसका उपचार हो सकता है अगर इनको कुछ हम मेडिसिन दे दें जिससे क्लॉटिंग इम्प्रूव हो जाए इनकी। और इनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, जोर नहीं लगाना चाहिए मोशन करने के लिए, तो कुछ हल्का लैक्सेटिव या इसबगोल का सेवन करें,
उससे भी ठीक हो जाएगा। पाइल्स ऐसा होता है कि कई बार पिकअप नहीं होते, जब ब्लीडिंग हो जाती है तो ये कोलैप्स हो जाती है। पाइल्स सिर्फ एनलार्ज्ड वेन्स होती हैं मस से, ब्लड जैसे ही निकला वो कोलैप्स हो जाती है, दिखती नहीं है। कोलोनोस्कोपी नॉर्मल है तो कोई वरी करने का नहीं, ये सेटल हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर माथुर, होम्योपैथी की बात करें, आप बता रहे हैं कि बहुत व्यक्ति के आधार पर एक तरह से इलाज आप लोग करते हैं, सब चीज़ें देखते हैं। मैं जानना चाहूँगी, पेट से जुड़ी समस्या के लिए भी आप लोग इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, किस तरह से इलाज होता है होम्योपैथी में और कितना कारगर है पेट से जुड़ी समस्या में होम्योपैथी? पेट से जुड़ी समस्याएं, काफ़ी टाइप की समस्याएं हमारे पास आती हैं और हम व्यक्ति मरीज के लक्षण पहले तो लेते हैं, डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं, उन लक्षणों का एनालिसिस करते हैं और उसके बेसिस पे होम्योपैथिक दवा का चयन होता है। तो जब इस तरह हम सही दवा सेलेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो लक्षणों को तो मिटाती ही है और अंडरलाइंग कॉज को भी रिमूव करती है। और कई बार हमें एक कंपोजिट स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, हमें दवा का चयन तो करना ही पड़ता है, प्लस उसको हम डाइटरी एडवाइस भी देते हैं और कई बार काउंसलिंग भी करनी पड़ती है। जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे मरीज हैं तो उनको स्ट्रेस का क्या फैक्टर है, उसके लिए भी पेशेंट से हमें बात करनी पड़ती है, काउंसल करना पड़ता है और उसका भी फ़ायदा पेशेंट को मिलता है। तो एक कंबाइंड स्ट्रेटजी वर्क करती है। ठीक है। और डॉक्टर भल्ला, जाते जाते कमेंट चाहूँगी, आप बता रहे हैं सब लोग की गर्मियों में ये समस्या ज़्यादा होती है पेट से जुड़ी। हम देखते हैं बच्चे हैं, कोल्ड ड्रिंक मांग रहे हैं, उन्हें कोल्ड ड्रिंक दे दिया या बाहर से खाना खा लिया। लास्ट में आप जस्ट क्या बताएंगे, किस चीज़ का ख्याल रखना है ताकि पेट अच्छा रहे? स्वच्छ खाना, पौष्टिक खाना और लाइफस्टाइल में बहुत ज़रूरी कि खाने में लंबा गैप ना हो और खाना खा के 1.5 घंटे तक ना लेटें। स्वच्छ खाने में गर्मियों में खासकर बताता हूँ कि वो खाना खाएं जो उबलता हुआ गर्म है। जो खाना ठंडा है टेम्परेचर के हिसाब से, उसके अंदर इन्फेक्शन होने के रिस्क अधिक है। अच्छा। तो बाहर जब जाएं शादी ब्याह में तो वो सैलड वगैरह ना खाएं, ना तो वो स्वच्छ तरीके से कटा होगा और वैसे भी फूड फर्मेंट जल्दी हो जाएगा। वो पका हुआ खाना खाएंगे जो वेल कुक्ड है, गर्म है, आपको रिस्क कम रहेगा इन्फेक्शन होने का। और लाइफस्टाइल के अंदर हमारा नया जनरेशन बहुत कुछ कर रहा है पर वो लाइफस्टाइल कुछ चेंज नहीं कर पा रहा है। हम कोशिश करते हैं कि हम वेस्ट को कॉपी करें, हम खूब म्यूसली खा रहे होते हैं दलिया की जगह मॉर्निंग में, पर हमें याद रखना चाहिए हमारा आहार जो भारतीय आहार है वो पूरी तरीके से पूर्ण है। उसमें आपके सब तत्व आ जाते हैं, रफेज भी आता है, हम नॉनवेज तो इतना खाता ही नहीं, हम प्रोबायोटिक्स भी उसी में ले लेते हैं, हमारे उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा भी है। तो हम एक अच्छा अगर पौष्टिक आहार खाएं और तो मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक बीमारियां दूर ही रहें। जैसे आप म्यूसली बता रहे हैं, तमाम फ्लेवर्स के साथ आता है, फिर प्रिजर्वेटिव्स हैं, कहीं ना कहीं ये चेंज चलती चली जाती है। ये वेस्टर्न डाइट में अच्छा था, वो मीट खाते थे, उन्हें रफेज की जरूरत थी, उन्होंने ऐड किया है। हम उन्हें कॉपी करने की जरूरत नहीं, हमारा दलिया बहुत अच्छा है जी, उसी को ले लें, वो उससे अच्छा है। ठीक है। डॉक्टर अग्रवाल, एक छोटा सा कमेंट आपसे भी जानना चाहेंगे। कई लोग सुबह चाय कॉफ़ी के बिना उठ नहीं पाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? मान लीजिए उन्हें अभी तकलीफ नहीं है लेकिन आगे के लिए समस्या हो सकती है, क्योंकि चाय कॉफ़ी को बहुत बड़ा कारण भी माना जाता है। जो ले रहे हैं कंडीशनिंग की है उन्होंने, अपनी आंतों को कंडीशनिंग की है चाय कॉफ़ी के साथ में, तो कंडीशनड है। और चाय कॉफ़ी कोई लेना से कोई ऐसा नहीं है कि बहुत नुकसानदायक चीज़ होती है। अच्छा। चाय बहुत गर्म लेने से तो नहीं, सुबह उठते ही मैं कह रही थी, सुबह उठते ही पानी, आप बार बार जोर दे रहे हैं कि पानी पिए। हाँ, पानी पिए, ज़्यादा अच्छा तो है पानी पिए, और उसके बाद कॉफ़ी चाय ले सकते हैं आपके पानी पीने से। और डाइट लेते हैं तो कभी कभी वो म्यूकोसा को, जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को नुकसान पहुंचाता है गर्मी की वजह से, वो तो है। अदरवाइज चाय कॉफ़ी कोई बहुत हार्मफुल चीज़ नहीं है। अच्छा। अगर पानी पी के ले ले तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा आपकी प्रोटेक्ट हो जाती है। ठीक है। और कंडीशनिंग की है आपने, कई बार वो कंडीशनिंग फ़ायदेमंद होती है, आपको मल साफ हो जाता है, पेशाब हो जाती है, तो कंडीशनिंग करना, पानी लेना, ऊपर से चाय कॉफ़ी लेना, ये दोनों कंडीशनिंग है। अच्छा। कुछ लोग दोनों लेते हैं, कुछ लोग एक भी ले सकते हैं। अच्छा। तो वो ले सकते हैं, लेकिन बहुत हॉट लेना नुकसान देगा। अच्छा, ठीक है। तीनों डॉक्टर का मैं यहाँ स्टूडियो में आने के लिए और हमारे तमाम जो दर्शक हैं उनके सवालों के जवाब देने के लिए आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। तो उम्मीद है कि आप सभी को अपने सवालों के जवाब मिले होंगे। और जैसा डॉक्टरों ने भी बताया कि आमतौर पर गर्मियों में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बीमारी है
गैस्ट्रोएंटेराइटिस या फिर पेट से जुड़ी कोई भी समस्या। और गर्मी का मौसम इस बीमारी के जीवाणुओं को पनपने के लिए एक उपयुक्त माहौल सा दे देता है, जिस वजह से इस मौसम में पेट से जुड़े रोगी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इन गर्मियों में आप तमाम एहतियात बरतिए जो सब डॉक्टरों ने बताए हैं, और इन उपायों को अपनाकर अपना और अपने पेट का अच्छे से ख्याल रखिए। अगले अंक में हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक की और इससे बचने के तरीकों की। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फिलहाल खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।